नहीं नहीं, रखो तुम्हें, मैं किसी के कपड़े नहीं पहनती। वान्या ने वो कपड़े लेने से इनकार किया तो आहाना उन कपड़ों की भी पैकिंग करती है, पर वैभव को उसके जाने से उसके पैसों से ऐश करने का सपना चूर होता नजर आ रहा था। पर फिलहाल वह भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने आहाना को रोकने की काफ़ी कोशिश की, पर वह न रुकने का फैसला उन्हें जता देती है। खुद के मन में यह डर भी सता रहा था, यहाँ रही तो न चाहते हुए भी किसी गलत काम में फंसकर रह जाएगी, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। माना जिंदगी रफ पेपर सी हो गई है, प्रॉब्लम की खिचड़ी सी बन गई है, पर वह इससे हार नहीं मानेगी। इस नए दिन नए आसरे की तरह एक नया साफ सुथरा पन्ना जोड़कर उस पर कुछ नया और सुंदर लिखने की हसरत लिए वह अपने नए सफ़र पर निकल पड़ी। अपनी समस्याएं कुछ कम हो तो भाई को ढूंढ पाएंगे, वरना इनमें उलझी रह जाएगी। फ्लैट से बाहर निकल ऑटो में बैठ गई। कुछ देर बाद वह हिमानी जी के बंगलों के बाहर थी। ऑटो वाले को किराया दे, एक भारी नज़र बंगले पर डाल अंदर आ गई। हिमानी जी ने उसे देख खुशी व्यक्त की। न जाने क्यों उसे देख उन्हें अपना स्ट्रगल याद आ गया। सबको सफ़र होने से पहले इस इंडस्ट्री के लोगों से और खुद से भी लड़ना पड़ता है। जो जुझारू होता है जूझता है, बाकी पलायन कर लेते हैं। पर आहाना की बात इस मायने में अलग थी कि अभिनय उसका शौक नहीं, मजबूरी में अपनाया गया रास्ता है। इसलिए वे भी उसे फिलहाल फोर्स नहीं करती कि वह ऑडिशन पर जाए ही जाए। हिमानी जी ने गौर किया कि आज वह बिल्कुल सिंपल बनकर आई थी। उस दिन सूट पर देखा तो फिल्मी तरीका से लड़की से एकदम घरेलू लड़की बनकर आई थी। बीच की मांग निकालकर पीछे बालों को रबर बैंड से बांध रखा था। ग्रे कलर का सादा सा सूट मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्का लिप ग्लास, पर उसकी सादगी उसकी खूबसूरती को हेल मात्र की कम से करने के बजाय बढ़ा ही रहा था। नज़र उसके होठों के गुलाबी गालों पर बने तिल पर अटक गई। हिमानी जी को खुद को इतने गौर से देखता देख आहाना थोड़ी असहज हो गई। आज इतनी सिंपल बनकर क्यों आई हो? हिमानी जी ने पूछा। मैं अधिकतर ऐसे ही रहती हूँ, यही मेरी असलियत भी है, और जो काम करने आई हूँ उसके हिसाब से यही पहनावा ही ठीक है। सादगी का अपना टसन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला मेकअप की परत तले दबे चेहरे भला क्या करेंगे? तुम निस्संदेह बहुत सुंदर हो। उन्होंने आहाना की तारीफ की, जो आहाना को कोई खुशी नहीं दे पाई, क्योंकि अब वह अपने रूप की तारीफ नहीं सुनना चाहती। इसकी वजह से ही तो वह मुसीबत में फंस आई है। सुंदर न हो लगे इसलिए ऐसे बनकर आई थी। उसकी माँ उसको अक्सर डांटती थी कि कोठी पर काम करने जाते समय बन संवर कर मत जाया कर। अब माँ तो नहीं, पर उनकी बात हमेशा सही होती थी। अब उसे समझ आया। थोड़ी देर हिमानी जी आहाना से बात करती हैं, उसके बाद आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ, कहती एक कमरे की तरफ बढ़ी। आहाना उनके पीछे हो गई। कमरे को देख हैरान थी। ऐसे शानदार रूम तो उसने मालिक की कोठी पर ही देखे थे, पर आज हिमानी जी ने भी उसे वैसा ही कमरा रहने को दिया था। चाहो तो थोड़ी देर आराम कर सकती हो, कहकर वह चली गई और आहाना उस रूम को नज़र भर देखने लगी। कमरे में सेंटर में लगा आलीशान बेड, जिस पर वाइट कलर की बेडशीट बिछी थी, उसके नीचे मखमली मुलायम गद्देदार मेटर्स, दीवारों पर शानदार महंगी पेंटिंग और खिड़की पर टंगे रेशमी महंगे पर्दे, जिन्हें छूने से भी उसे डर लग रहा था। वह धम्म से बेड में कूदी तो उछल गई, तो बार बार वही प्रक्रिया दोहराकर खुश हो रही थी। अपने घर के लकड़ी के उस पलंग जिसमें ढंग से गद्दा भी नहीं न होने के कारण कमर दर्द करती थी, पर यह तो बहुत ही आरामदायक है। कमर के बल हाथ फैलाए लेट गई। आंखों के सामने मालिक की कोठी का वह दृश्य घूम गया। जब एक बार वह गलती से मालकिन के बेड पर बैठ गई थी। क्रोध भरी नजरों से मालकिन ने जब उसे घूरा घूरा लगा, जिंदा निकल जाएगी। उनकी नज़रों में वह हाड़ मांस की इंसान न होकर कोयला का ढेर हो, जैसे जिससे उनका बिस्तर गंदा हो गया था। पहले वह इससे इतना नहीं चिढ़ती थी, पर छोटे मालिक के उसके साथ बढ़ती नज़दीकी
उन्हें रास नहीं आ रही थी, तो वह जब तक उसे बेइज्जत करके भड़ास निकालती और यह एहसास दिलाने की नहीं की चुकती कि वह मात्र नौकरानी है, इसीलिए उसी समय वह बेडशीट उतार कर धोने डाल दी। साथ में चेतावनी भी दी, लड़की आइंदा कभी यहाँ की कीमती चीज़ों को छेड़ने की तो क्या, अपनी गंदी नज़रों से देखने की भी कोशिश मत करना। तुम्हारी औकात जमीन पर है, यहाँ बैठने की कभी कोशिश भी मत करना, और न यह बात जेहन से उतरने देना। उनके द्वारा किए गए अपमान के कड़वे घूंट को चुप करके पी जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाई थी। वो तो सर झुकाए उनकी डांट सुनती रहती थी। थोड़ी देर बाद उठ खड़ी हुई और खिड़की के पास आकर पर्दा खोला तो सामने नीला समंदर दिख रहा था। वाह, कितनी सुंदर लोकेशन है। गुलाबी होठों पर मुस्कान आ गई। न जाने क्यों, पर यहाँ आकर वह अच्छा और सेफ महसूस कर रही थी। शायद इसलिए कि यहाँ की मालिक मर्द नहीं और औरत है। मर्दों से डरने जो लगी है। गरीब लाचार समझ सबकी आंखों का पानी बदल जाता है। उसे पाने ऐसे लालियत हो जाते हैं जैसे बाग के बाहर पौधे पर लगा सुंदर फूल, जिसकी खूबसूरती देख सब उसे पाना चाहते हैं। माँ को इसका एहसास था, इसलिए एक दिन नए कपड़े पहने वह मालिक की कोठी पर जाने लगी तो माँ ने टोका था, आहाना। हाँ माँ, भगवान ने तुम्हें पहले ही इतना सुंदर शक्ल दी है, इसको और अधिक सजाने की जरूरत ना है, कहकर उन्होंने उसके बाल हाथों से बिखरा दिए। तो वो चिढ़ गई थी, क्या किया ये आपने? गरीब की बेटी सुंदर फूल की तरह सबको लुभाती है। जब तक पौधे पर लगा है तब तक वह सबको लुभाता है, पर लोग पौधे से तोड़कर थोड़ी देर मन बहलाकर पैरों तले कुचलने के लिए फेंक देते हैं। तब माँ के समझाने के बाद भी वह उनकी बात नहीं समझ पाई। समझ जाती तो शायद इतनी टूटी न होती। पर कहते हैं कि बिना ठोकर खाए अक्ल भी तो नहीं लगती। पर वह बहुत ही ठोकरें खा चुकी। अब तो लगता है हिम्मत नहीं बची संभलने की। आहाना हिमानी जी की आवाज़ ने उसे चौंकाया। जी मैडम, बाहर ही आ जाओ, वहाँ अकेली क्यों हो? उन्होंने कहा तो बाहर ही आ गई थी। उसने उनके लिए दोपहर का खाना बनाया जो उन्हें बहुत पसंद आया, तो तारीफ भी की। खाना खाकर वह बाहर चली गई तो वह बहाना घर पर ही रही। वहाँ एक दो नौकर माली और एक पर मेड भी थी जो झाड़ू बर्तन वगैरह करने आती थी। एक कुक और साथ में हेल्पर भी था। सब मिलाकर 8-10 लोग हो जाते हैं जिनका खाना वहीं बनता है। आहाना ने वहाँ काम समझा और अब वहाँ काम करने लगी, जिसे करने में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। वह कुक के साथ खाना बनाने, किचन संभालने में मदद करती। बाकी समय वह हिमानी जी का ही काम करती, जैसे उनके कपड़ों को ज़रूरत के हिसाब से रेडी करना, खाने का और ज़रूरत की चीज़ों का ध्यान रखना, उनका कमरा साफ करना। कई बार वह थकी हुई आती तो उनका सर भी दबा देती, बालों में तेल डाल मसाज कर देती। हफ्ते भर में ही उनके करियर नेचर की वजह से वह हिमानी जी की विश्वास पात्र भी बन गई। उसका भी उनसे लगाव हो गया था। हर समय उनकी सेवा में हाजिर रहती। बाहर जाने से पहले उनके मेकअप बॉक्स और हैंडबैग में क्या है क्या नहीं सबका ध्यान वही रखती। कभी कभी हिमानी जी उसे शाम के समय अपने साथ घुमाने ले जाती। वो भी अकेली थी। आहाना ने उनके अकेलेपन को भर दिया तो आहाना भी धीरे धीरे उनके साथ रमने लगी। अब उसे अपने भाई की चिंता हो रही थी तो हिमानी जी से कहकर उसने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी और अखबार में भी छपवा दिया, पर भाई का कुछ पता नहीं चला। आहाना ने बहुत समय बाद इतना सुकून भरा समय बिताया था, पर वह इससे अनजान है कि रुद्र प्रताप भी उसे ढूंढने मुंबई आ गया है और उसे ही ढूंढ रहा है। पर जब तक वह हिमानी जी के साथ है वह सुरक्षित है। आहाना की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब वह अपना अतीत भुलाने की कोशिश कर रही थी। हिमानी जी के जिद करने पर कभी कभी सूट पर भी जाने लगी। वह उनके खाने पीने का ध्यान रखती। एक दिन दोपहर के समय डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो दो लड़के दरवाजे पर थे। कौन हैं आप? उसने पूछा। तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? मुझे पूछना है कि तुम हमारे घर में क्या कर रही हो। हिमानी जी का बेटा भूमिक था। वो आहाना के पूछने से भड़क गया था।
उम्र यही 23-24 साल, गठिया बदन, रफ लुक को और अधिक रफ बनाते उसके कंधे तक के बाल जो उसने हाफ पोनी कर रखे थे। उनके साथ उनका भतीजा अर्चित था, जो पढ़ाई पूरी करके यहाँ आ गए थे। उसका यूं रूडली बात करना आहाना को अच्छा नहीं लगा तो वह चुप हो गई। थोड़े समय तक तालाब के पानी सी स्थिर हुई आहाना की जिंदगी में फिर से दो लोगों की एंट्री हुई है। ये उसे स्थिर रहने देते हैं या फिर कंकर मार फिर से उसमें हलचल लगाएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है कि आहाना अब यहाँ तालमेल बिठा पाएगी या नहीं। तुम कौन हो? उसने पूछा। जी मैं यहाँ काम करती हूँ। नई नौकरानी हो? उसको बिना गौर से देखे उसने पूछा और दनदनाता अंदर आ गया। जी, वह धीरे से बोलकर चुप हो गई तो वह बैग एक किनारे फेंक दोनों हाथ फैलाए सोफे पर पसर गया। उसके पीछे पीछे उसका ही हम उम्र लड़का, पर शरीर में थोड़ा दुबला पतला, आंखों पर नजर का चश्मा लगाए, टी शर्ट और जीन्स पहने था। वह भी शायद ये उनका भतीजा है। आहाना ने अंदाजा लगाया। ये सुनो, भूमिक ने आवाज़ दी। जी, 2 गिलास पानी ले आओ। जी लाती हूँ, कहती वह किचन में गई और 2 गिलास में पानी ले आई। क्या नाम है तुम्हारा? चश्मे वाले ने उसे धीमी आवाज़ में पूछा। आहाना। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा ये बताओ आहाना, बुआ कितनी देर तक आएंगी? आप उनके भतीजे हो? हाँ, कुछ बताकर नहीं गई हैं। मैं मैडम को फ़ोन करके पूछती हूँ कि कितनी देर में आएंगी। तुम रहने दो, मैं खुद पूछ लूँगा। भूमिक ने उसे इनकार किया और वह खुद हिमानी जी को कॉल लगाता है। मोम, मैं घर आ गया हूँ। आप कब तक आ जाओगे? थोड़ा लेट हो जाऊंगी, पर आना है वहाँ, हिमानी जी ने उत्तर में बोली। ये नई नौकरानी रख ली क्या आपने? नौकरानी नहीं है, मेरी पीए है। पीए है तो यहाँ क्या कर रही है? बात मैं बताऊंगी, तू ऐसा कर, उसके पास फ़ोन दे, मैं उससे बात करती हूँ। भूमिक उसको फ़ोन दे देता है। आहाना, हिमानी जी ने आहाना से कहा। जी मैडम, भूमिका और अर्चित आए हैं। जी मैडम, उनको खाना खिला देना जब तक मैं आती हूँ। हिमानी जी ने आहाना को उन्हें खाना खिलाने को कहा तो अब वह फ़ोन भूमिक को वापस पकड़ाकर किचन में चली गई। जो भी बना था उसको डाइनिंग पर लगाकर उन्हें परोस देती है। आहाना, ये खाना तुमने बनाया है? अर्चित ने खाते हुए पूछा। जी, कुछ मैंने और कुछ कुक ने। बहुत अच्छा है, थैंक यू। आहाना मुस्कुराई तो अर्चित भी मुस्कुरा दिया। अब वे दोनों आराम करने के इरादे से अपने कमरे में चले गए तो आहाना वो बर्तन उठाकर किचन में रख देती है और वह खुद भी अपने रूम में आ गई। शाम के समय हिमानी जी आई तो भूमिका और अर्चित को देखकर बहुत खुश थी। काफ़ी देर वो बातें करते रहे। भूमिका तो यही जाने, पर तुम बताओ अर्चित, आगे क्या करने वाले हो? मैं तो फिलहाल फोटोग्राफी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। कैसा कंपटीशन? बुआ, फोटोग्राफी पहले शौक था पर अब फैशन बन गया है। उसका ही कंपटीशन है अगले हफ्ते गोवा में, तो उसके लिए कुछ अच्छे फोटोग्राफ खींचने हैं तो इधर उधर घूमना पड़ेगा। तुमने क्या सोचा है भूमिक? उन्होंने भूमिक पर नजरें टिकाई। अभी कुछ नहीं सोचा, वह लापरवाही से बोला। कब सोचेगा? समय होगा तो हो जाएगा। समय हो चुका है कि अब तुम भी अपना डेब्यू करो। मेरी इस बारे में एक तो बड़े फाइनेंसर और डायरेक्टर से बात चल रही है। तुम भी इसके प्रति सीरियस हो जाओ। ओके मॉम, जैसा आपको बेटर लगे। मैडम, चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे? आहाना ने पूछा। तुम दोनों पियोगे? उन्होंने ही भी हामी भरी तो आहाना तीनों के लिए चाय बनाकर लाई। अर्जुन को वहाँ जहाँ फोटोग्राफी का शौक है, हिमानी जी चाहती हैं भूमिक भी उनकी तरह फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाए, इसलिए पढ़ाई के बाद उसे अपने पास ही बुला लिया है। 1-2 दिन में आहाना ने हिमानी जी की तरह भी भूमिक और अजित का काम भी संभाल लिया। दोनों के कमरे मेंटेन करना, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना, सब काम वही करने लगी। अर्चित को जहाँ यह सब अच्छा लगता, भूमिक उसके काम में मेघ निकाल उस पर ताने मारने से बाज नहीं आता था।
पर अहाना इस सबसे बेपरवाह अपना काम करती। धीरे धीरे ही पर अहाना उनके साथ एडजस्ट करने लगी। अरिजीत जहाँ फोटोग्राफी की वजह से बाहर ही रहता, भूमिक अधिकतर दोस्तों और पार्टियों आदि में मग्न रहता। इसलिए कुछ गलत आदतें उसमें पाल ली है, जैसे स्मोकिंग करना, देर रात पार्टियों में जाना, शराब आदि पीना, जो अभी फिलहाल हिमानी जी से छिपकर ही करता है। इसलिए वे इससे अनभिज्ञ हैं। एक दिन अहाना हिमानी जी के लिए जूस लिए ऊपर जा रही थी, तभी ऊपर से दनदनाते आते भूमि से टकरा गई, जिस वजह से गिलास और ट्रे नीचे गिरकर टूट गए। व्हाट हेल आर यू डूइंग? कितनी बार बोला है मेरे सामने मत आया करो, पर नहीं, तुम्हें तो वहीं आना है जहाँ मैं होता हूँ। मॉम भी न जाने कैसे कैसे लोगों को काम पर रख लेती हैं। भूमि ने अहाना को बुरी तरह डांटा तो अहाना के आंसू टपक पड़े। उसको रोता देख वह और ज़्यादा भड़क गया। टिश्यू क्यों बहा रही हो? जाओ उसे साफ करो, पहले गलती करो, डांट से बचने आंसू बहाने लग जाओ। वह उसे बोला तो अहाना बिना कुछ बोले एक एक कर वह कांच के टुकड़े बीनने लगी। तो भूमिक बड़बड़ाता बाहर निकल गया। भूमिक जब तक अहाना को उसको नौकरानी होने का एहसास दिलाता और उसे डांटता, पर अर्चित उसे बिल्कुल अलग था, बिल्कुल शांत। भूमिक से अहाना दूर रहती, उसके सामने आने से बचती थी, पर अर्चित के घर आते ही खुश हो जाती। वह उससे अच्छे से बात करता, उसके साथ हंसी मजाक भी करता। वह अक्सर दूसरे शहरों में जाता रहता था और जब भी वहां से आता अहाना के लिए भी वहां से कुछ न कुछ जरूर लाता। इस बार गोवा से लौटा तो उसे देख अहाना खुश हो गई। अर्चित जी आ गए, कैसे हैं आप? उसे दरवाजे पर देख खुशी उसके चेहरे पर झलकी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम बताओ कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ। वह आकर सोफे पर बैठा और गले में टंगा कैमरा साइड रखा। तब तक अहाना उसके लिए पानी ले आई। अर्चित जी, आप हमेशा ये कैमरा लेकर क्यों घूमते रहते हैं? अहाना ने हंसते हुए पूछ लिया। मुझे फोटोग्राफी का शौक है, इसलिए। हाँ वो तो पता है, पर हर समय इसको टांगे रहते हैं, यह मेरा प्यार है। हाँ हाँ, प्यार और कैमरा से वह हंस दी। क्यों नहीं हो सकता? तुमने किया है कभी किसी से प्यार? प्यार न नहीं। उसने मुश्किल से आंखों से छलकते आंसू को रोका। आहाना, मैं तुम्हारे लिए गोवा से कुछ लाया हूँ। क्या? आहाना सहज होने की कोशिश करती बोली। उसने बैग में हाथ डालकर एक पैकेट निकाला। गोवा की पारंपरिक ज्वेलरी, कानों के झुमके और गले का नेकलेस था, जो छोटे छोटे सीप, शंख और मूंगे से बने थे। ये तो बहुत सुंदर है, मेरे लिए है। आहाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ तुम्हारे लिए है, पहन के दिखाओ, फिर फोटो खींचूंगा। आहाना ने पहने और उसने उसकी एक दो फोटो खींच ली। अर्चित जी, आप कभी अपने घर क्यों नहीं जाते? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा हैं नहीं, बचपन से गुजर गए थे। बुआ के पास रहा हूँ बचपन से, अब तो वही मेरी सब कुछ है। यही मेरा घर है, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। तो आहाना भी खामोश हो गई। बिना माँ बाप के होने का दर्द क्या होता है वह भी समझती है, तो उसे अर्चित से सहानुभूत होने लगी। अर्चित आहाना से काफ़ी अच्छे से बात करता था, तो उनकी झिझक भी खुल गई। उन दोनों को खुलकर बात करता देख भूमिक चढ़ने लगा। अर्चित, तू क्या उस आहाना से इतना बात करता रहता है? कैसी बात कर रहा है? क्यों ना करूं बात? वो मेड है। मेड नहीं है, वो पीए है बुआ की। गरीब बेसहारा और अकेली है। उसका मन भी तो किसी से बात करने का होता होगा, इसलिए बात करता हूँ उससे। और नो, वो नेचर वाइज बहुत ही अच्छी है, कभी उसे गौर से देखना तो पता चलेगा वो कितनी प्यारी है। क्या हो गया है तुझे अर्चित? और तेरे टेस्ट को नौकरानी पसंद आ रही है तुझे? नौकरानी नहीं है, वो बुआ की पीए है। कितनी बार बोल दिया? यह काम तो वह शौक की वजह से करती है, और जैसा तू सोच रहा है मैं उसे वैसे पसंद नहीं करता। बस मुझे अच्छा लगता है उससे बात करना। अच्छा तुझे कुछ दिखाता हूँ क्या? भूमिक बोला। देख आहाना का फोटो। यार आहाना इतनी खूबसूरत है, मैं उसके लिए गोवा से ज्वेलरी लाया और उसका फोटो खींचकर अपनी साइट पर अपलोड किया, और एक दिन में इतने सारे लाइक और व्यू आए। सब पूछने लगे कौन है कौन है। अर्चित ने फोटो दिखाया तो भूमिक पूछता है, क्या वाह, सच में इतनी सुंदर है?
हाँ बहुत। तूने गौर नहीं किया होगा, पर उसे बोलते हुए सुनेगा तो लगेगा फूल झर रहे हों, जैसे आवाज में जैसा मीठा शहद। उसकी बोलती आंखें बिन बोले हजार बातें करती हैं और उसके होंठ के पास गाल पर तिल है। इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है। कभी गौर से देखा तूने उसे? नहीं। मैं क्यों देखूंगा, तू ही देख ले। और क्या है ये? आवाज, फूल, शहद, ऑल दैट आर यू मैड? अच्छा चल ये रहने दे। तू ये समझ कि वो बहुत प्यारी है, और उससे भी ज़्यादा वो बहुत अच्छी नेचर की है। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तू ही देख ले उसे और उसके नेचर को। मुझे उसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, जिसे मैं नीचे गिराना नहीं चाहता। आई एम अब मिक सुपरस्टार भूमिक आर्यवंशी। लड़कियां मरती हैं मेरी लुक पर, और मुंबई की सारी लड़कियां मर नहीं गई जो मैं उसे देखूंगा, और सपोज भी मर भी गई तब भी नहीं देखूंगा। अच्छा चल ये बता, मैंने तुझसे तुझसे सिगरेट का पैकेट मंगवाया था, वो कहाँ है? वह वहाँ से उठता हुआ बोला। भूमि कम से कम यहाँ तो स्मोकिंग मत कर। बुआ ने देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। ज़्यादा लेक्चर मत दे। बता कहाँ रखा है? तेरे रूम में ड्रॉर में रखा है। भूमि वहाँ से चलता आया तो देखा आहाना उसके कमरे की सफाई कर रही थी। उस पर बिना ध्यान दिए वह ड्रॉवर खोलता है, पर वहाँ सिगरेट का पैकेट ही नहीं। उसे आहाना पर शक हुआ। ये सुनो, वह आहाना से बोला। जी। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरी चीज़ों को मत छुआ करो? मैंने कुछ नहीं छेड़ा। आहाना धीरे से बोली। नहीं छेड़ा तो यहाँ ड्रावर में कुछ पड़ा था, वो कहाँ गया? बोल के उसके बोलने से आहाना घबरा गई, क्योंकि वह उसे डस्टबिन में फेंक चुकी है। मैम देखती तो उन्हें बुरा लगता, तो फेंक दिया। वह मुश्किल से बोल पाई। भूमिक ने सुना तो आपा खो दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने? वह दंदनाता आहाना की तरफ आया तो आहाना डर के मारे वहां से बाहर भाग गई, और उसके पीछे भूमिक भी दौड़ता आ गया। रुक जा, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने आहाना को रुकने कहा, पर आहाना नहीं रुकी। भागते हुए लोहे ग्रिल पर उसकी चुन्नी अटक गई तो उसे रुककर पीछे मुड़ना पड़ा। तो भूमिक उसकी चुन्नी के दोनों पल्ले पकड़कर उसकी गर्दन पर लपेट लेता है और जोर से अपनी तरफ खींचा तो अब वह बेबस थी। क्यों किया तुमने ऐसा? हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को छेड़ने की? वह जोर से चिल्लाया तो आहाना सहम गई। बोल नहीं तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। वह चुन्नी को उसके गले पर लपेटकर उसे ग्रिल से नीचे झुकाता बोला। आहाना की नज़र नीचे गई तो डर के मारे डिंगी बन गई। मुंह के कुछ नहीं फूट रहा था। भूमि की चीखने की आवाज़ से हिमानी जी और अर्चित भी अपने कमरे से निकलकर आ गए। भूमिक क्या कर रहा है ये? छोड़ आहाना को। हिमानी जी जोर से बोली तो उन्हें देख वह थोड़ा सकपकाया। बात क्या हो गई? और ये क्या बदतमीजी है? हिमानी जी ने पूछा। मॉम, इसने मेरे ड्रॉवर से। क्या ड्रावर से? उसने पूछने से वह सकपका गया तो क्या बताए? कुछ न सूझा। मेरे ड्रॉवर में मेरी गोल्ड की रिंग पड़ी थी, मिल ही नहीं रही। यही वहाँ साफ सफाई कर रही थी। इसने चुराई होगी, वही इससे पूछ रहा था, बता नहीं रही। भूमिक ने खुद की आफत छुड़ाने का आहाना पर इल्ज़ाम लगाया, जिसे सुनकर आहाना हकी बकी थी। हिमानी जी ने सुना तो विश्वास तो नहीं हुआ। इतने दिन से हाना उनके साथ है, आज तक उसने कभी उनका मेकअप का सामान तक इधर उधर नहीं किया। वो लड़की गोल्ड रिंग चुराएगी, यकीन नहीं हो रहा था। पर भूमिक क्यों उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, यह वजह भी समझ नहीं आ रही थी। तो वह उसे आहाना को छोड़ने को कहती हैं। पहले उसे छोड़ो फिर बात करो। उनके कहने से भूमिक ने आहाना को हवा में लटका रखा था ऊपर खींचा और जोर से धक्का दिया तो वह जमीन पर गिरी, जिससे उसके सिर पर चोट आ गई। तो वह सिर पकड़ कर बैठ गई। हिमानी जी को भूमिक का यह व्यवहार नागवारा गुजर रहा था। उसके लिए वह अपना गुस्सा उस पर जाहिर भी करती हैं, पर वह ऐसा क्यों कर रहा था, वह वजह भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। अर्चित ने आहाना को कंधे से पकड़ उसे दिलासा दिया और आहाना के पास ही बैठ गया। उसे भी भूमिका आहाना के साथ ऐसा बिहेव अच्छा नहीं लग रहा था, पर अभी हिमानी जी ही उसे समझा सकती हैं। गुस्से में वह किसी की नहीं सुनता तो बोलना भी व्यर्थ है।
भूमि क्या है ये? हिमानी जी ने तिलमिलाती कड़क आवाज में उसे डांटती हैं। बड़े हो गए हो पर तमीज भूलते जा रहे हो। यह सब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आइंदा इसका ध्यान रखना। उन्होंने उसे बुरी तरह डांटा तो वह तिलमिला गया। उसे अपनी मॉम का उसे डांटना अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी एक मामूली सी नौकरानी के लिए। मॉम, आप इस मामूली लड़की के लिए मुझे डांट रही हैं? वह हैरानी से उन्हें देखता पूछा। हाँ, क्योंकि इसके साथ क्या किसी भी लड़की के साथ तुम्हारा ऐसे बिहेव मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मॉम, ये लड़की चोर है। जुबान संभालो भूमिक। आहाना को चोर कहने पर हिमानी जी की तीखी प्रतिक्रिया देख भूमिक उनके चेहरे को हैरानी से देख कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मॉम, उसने उंगली का इशारा आहाना की तरफ किया, फिर अपने पर पॉइंट किया कि इसके लिए वे उसे डांट रही हैं। हाँ, यह गरीब जरूर है पर चोर नहीं। यह लड़की कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। अगर इसे गलत काम करना होता तो यह यहाँ नहीं होती। इसके पास बहुत रास्ते थे पैसे कमाने के, पर ये ईमानदार है, इसलिए इसने ऐसा कठिन जीवन चुना है और यहाँ काम कर रही है। इसकी रिस्पेक्ट करो, ना कि इसकी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ाओ। यह तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। मॉम, इस लड़की पर आपको विश्वास है और अपने बेटे पर नहीं, ये सही है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप इसके लिए मुझे झूठा साबित कर रही हैं। मैं तुम्हें झूठा नहीं कह रही। अगर रिंग गुम है तो तुम इससे पूछताछ कर सकते थे, पर इस तरीके से नहीं। बताओ आहाना, सच क्या है? उन्होंने आहाना से पूछा, पर वह सुबकती रही। अर्चित ने भी उसे सच जताने का कहा कि वह असल बात बताए। मैम, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तो उसने भूमि की तरफ देखा, जो आंखें निकालकर उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था कि जुबान न खोले। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, कहती वह फूट फूट कर रोने लगी। तो अब भूमिक वहाँ से दनदनाता अपने रूम में चला गया। तो अब हिमानी जी आहाना को भी ढांढस बंधाती हैं। चुप हो जाओ आहाना, उसकी बातों का बुरा मत मानो। वही कहीं रख दी होगी रिंग, मैं अभी ढूंढ कर देती हूँ। चलो तुम यहाँ से। उन्होंने उसे जाने को कहा तो आहाना वहाँ से अपने कमरे में आ गई। इस संसार में सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी ही है। गरीब की कोई इज्जत नहीं है। अपनी गलत आदत को छिपाने कितनी आसानी से उसे चोर साबित कर दिया गया। उसे चोरी करनी होती या कोई गलत काम ही करना होता तो क्या वह यहाँ इन लोगों के यहाँ नौकरानी बनकर काम कर रही होती? उस डायरेक्टर की बात मानकर वह भी हीरोइन बन जाती तो तब उसके पास पैसा होता और यही लोग अमीर होने के बाद उसकी तारीफें कर रहे होते। पर उसने उस जिंदगी से यह इज्जत की जिंदगी जीनी चाहिए, इसलिए यह गरीबी का जीवन चुना है। पर यहाँ भी कोई उसे चैन से नहीं जीने दे रहा। कदम कदम पर उसका आत्मसम्मान छलनी हो रहा है। आहाना के आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। नजर उठाकर देखा, अर्चित था। वह दोनों हाथों से अपने आंखों के आंसू साफ करती है। अर्चित आकर उसके साथ ही बैठ गया। देखा, आहाना ने रो रो कर आंखें आंसुओं से तरबतर कर रखी थी। गाल रो रो कर लाल हो गए थे। आहाना ने उसे देखा तो फपक पड़ी। मैंने चोरी नहीं की अर्चित जी, मैं चोर नहीं हूँ। आप लोग मेरे सामान की तलाशी ले सकते हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई तलाशी नहीं ले रहा तुम्हारे सामान की, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। मैं बस तुम्हें ये कहने आया था कि भूमि को अक्ल नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है, इसकी समझ नहीं है अभी उसे। पर तुम तो समझदार हो, तो उसकी बात को दिल पर मत लो और शांत हो जाओ। मैडम, वो क्या सोच रही होंगी? कोई कुछ नहीं सोच रहा। तुम्हें किसी को सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। अर्चित ने आहाना को ढांढस बंधाया। थोड़ी देर उससे बात की और अब वह वापिस आ गया। ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा ही निर्बल को दबाने के लिए करता है। मानव स्वभाव ही ऐसा होता है। शायद तभी अपनी गलती छुपाने एक मासूम लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाते भूमिक जरा नहीं झिझका कि उसकी इस हरकत से उसके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंची होगी। पर जब तक हम उस स्थान पर स्वयं होकर वही दर्द खुद महसूस नहीं करते, हमें दूसरे की तकलीफ तकलीफ लगती ही नहीं।
यही मानव का स्वभाव है। अर्चित वापस आया। उसने भूमि को भी आहाना के साथ किए व्यवहार के लिए लताड़ा, पर उसे तो अपनी गलती लग ही नहीं रही थी। तुम भी मॉम की तरह उसकी साइड ले रहे हो तो कह देना उसे, नौकरानी है तो नौकरानी की तरह रहे, मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की कोशिश न करे, वरना उसका इस घर में रहना दुर्लभ तो कर ही दूंगा। उसे इस घर से बाहर करने में मुझे समय नहीं लगेगा। भूमि ये कैसे बोल रहा है आहाना के लिए? अरिजीत ने उसे डांटते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, उसकी हिम्मत तो देखो। मेरा गोल्ड फ्लैग का पैकेट डस्टबिन में फेंक दिया। उसकी गुस्ताखी की सजा थी। आइंदा ऐसी गुस्ताखी करेगी तो इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। भूमिक पर अर्चित ने समझाने का कोई असर नहीं होता, उल्टा हुआ तो आहाना पर ही नाराज था। भूमिक से स्वभाव से सभी परिचित हैं। पिता के संरक्षण के बिना हिमानी जी ने उसे पाला है। माँ बाप दोनों बनकर उसे प्यार देना चाहा, पर उसकी व्यस्तता की वजह से वे भूमि को समय नहीं दे पाई और न वे उसको ज़्यादा कुछ बोल पाती हैं। आहाना की भी मजबूरी की यहाँ काम न करे तो करे क्या, ने उसके कदम वहाँ से उठने न दिए और एक और अपमान का घूंट पीकर रह गई। हमेशा ही तो सहती आई है, कभी नौकरानी की बेटी के रूप में, कभी खुद नौकरानी के रूप में। एक दो दिन इस बात पर तनाव चलता रहा, फिर सब सामान्य हो गया। हिमानी जी ने एक दो बार रिंग वाली बात भूमि से कहनी चाहिए, पर वह टालता रहा। आहाना भी सब भूला, फिर से अपनी दिनचर्या में बिजी हो गई। अब फर्क ये था कि घर पर काम रहती हिमानी जी के साथ जाने लगी और भूमिक के सामने तो वह पड़ती ही नहीं थी। उसने कमरे में भी तब साफ सफाई करने जाती जब वह घर न होता। वहीं दूसरी तरफ भूमिक के मन में भी आहाना के लिए नफरत बढ़ने लगी। उसे लगता आहाना उसकी मॉम और उसके दोस्त अर्चित को उससे दूर कर रही है, इसलिए वे उसके बजाय उसकी तरफदारी करने लगे। आहाना उस घटना के कुछ दिन बाद अर्चित आवाज़ देता उसके पास आया। जी बोलिए अर्चित जी। क्या तुम्हें अपनी फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है? सबको ही होता है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? इस बार मैं एक बहुत बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जिसकी थीम वीमेन है। मतलब ये कि वीमेन से रिलेटेड फ़ोटो खींचनी है। अगर जीत गए तो बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा और पेरिस फ़ोटो एग्जीबिशन में भाग लेने का मौका भी मुझे मिलेगा। और भी बहुत कुछ मिलेगा, अर्जित एक्साइटेड होकर कहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ है, पर मुझे इसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कैसे? मैं अपनी थीम में तुम्हें जगह देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। मुझे क्या आपत्ति होगी? ओके डन, पर उसके लिए तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ अलग अलग लोकेशन पर जाना पड़ेगा। वहाँ मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ बनाऊँगा और तुम्हारी फ़ोटोज़ के बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। पैसे? हाँ, कितने? अभी तो यही 40-50 हज़ार तक, और अगर मैं विनर रहा तो उसमें से भी मैं तुम्हें शेयर दूंगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, पैसे की बात सुन आहाना सोच में पड़ गई। अगर उसे पैसे मिल गए तो वह वैभव और वाना के पैसे लौटा सकती है। सोचकर वह हाँ कर देती है। मैडम इजाज़त देंगी? मन में यह भी शंका थी तो पूछ लिया। मैं उनसे बात कर लूँगा, अर्जित ने आहाना से कहा तो वह तैयार हो गई। उसके लिए वो पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। वह उनको वान्या और वैभव का खर्चा किया लौटा सकती थी। अर्चित ने हिमानी जी से आहाना को साथ ले जाने की इजाज़त मांगी तो वह भी ज़्यादा एतराज़ नहीं दिखाती। आखिर अर्चित को पेरिस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए का मौका मिलेगा। आहाना भी इस बहाने अपने डर से बाहर निकल पाएगी। अर्चित आहाना के लिए कुछ अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद लाया ताकि उनमें उसकी फ़ोटो खींच सके। अगले दिन वह आहाना को सबसे पहले पास के ही जुहू बीच पर ले जाकर वहाँ की अलग अलग लोकेशन पर आहाना की फ़ोटो खींचने का प्लान बनाता है। उसके बाद मुंबई की दूसरी जगह जाएगा। अर्चित और आहाना में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, पर वह साफ सुथरी ही है। अर्चित फोटोग्राफर है, खूबसूरती को कैमरे में कैद करने का शौकीन। आहाना उसके लिए खूबसूरत प्रकृति की
तरह प्रकृति का हिस्सा है जिसमें उसे कला की तरह दिलचस्पी है, तो वहीं दूसरी तरफ जीवन का उठा पलट से परेशान आहाना को एक अच्छा दोस्त मिल गया है जिससे वह बेतकल्लुफी से बात कर सकती है। भूमिक उससे चिढ़ता है। वह आहाना समझ चुकी थी तो वह भूमिक से दूर ही रहती। उसके सामने आने से बस्ती पर भूमिक को आहाना का अर्चित के साथ घूमना भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे लग रहा है आहाना बहुत चालाक लड़की है और वह अर्चित के भोलेपन का फायदा उठा रही है, उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर, ताकि अर्चित के माध्यम से इस घर में रह सके। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।